टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर्स। इससे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे चार्ज को स्टोर करने के लिए सीख चुके हैं। कैपेसिटर्स का क्या मतलब है? कैपेसिटर्स का मतलब है एक ऐसा मेटेलिक डिवाइस जिसमें हम चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, बाद में हम उतना ही ज़्यादा उससे वर्क ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कैपेसिटर्स अलग अलग शेप एंड साइज़ का हो सकता है। तो कैपेसिटर्स का पहला शेप एंड साइज़ पे हम लोग बात कर चुके थे, जिसमें कि पैरेलल प्लेट की बातें हो चुकी है। इससे पहले वाले वीडियो में देख लोगे, सारी बातें उस पर हम लोग किए हुए थे। उसकी थोड़ा सा रिजल्टेंट पे बात कर लेते हैं। हम लोग को याद होगा कि दो पैरेलल प्लेट लिए हुए थे, दोनों में अगर हम लोग चार्ज को देखें तो हम लोग को ये पता चला था कि जब हम इस चार्ज पे बात किए हुए थे तो हमारे पास जो इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर्स आया था उसके लिए हमारे पास जो मान आया था वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। यानी ये कैपेसिटर्स जो है उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट और उस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ही हमारा डी था और इस प्लेट की जो एरिया थी वो इसको हम लोग ए से इंडिकेट कर रहे थे। उसके बाद इसकी एक अलग मैनेजमेंट देखें। उस मैनेजमेंट में हम लोग क्या किए थे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे, उसमें पार्शियली या फुल्ली इसको फिल कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में हमारे पास कैपेसिटेंस और अधिक बढ़ रहा था। ये सारी बातें हो चुकी है, इसलिए हम लोग इस पर दोबारा नहीं चलेंगे। हम लोग आज एक नए शेप एंड साइज पे बात कर रहे हैं, वो है हमारा स्फेरिकल। ठीक है, यानी स्फेरिकल अर्थात अगर हम कोई मेटलिक एक ऐसा गोल डिवाइस ले लेते हैं और इस पर अगर हम चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो हम लोग को ये पता है कि बेसिक ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल पर जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पर होता है। ठीक है, आउटर सरफेस पे है। अब कहोगे कि अगर हम इसी चीज़ को अर्थेट कर दे तो क्या ये कैपेसिटेंस नहीं बनेगा? तो ये कैपेसिटेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम जितना भी चार्ज इसको देंगे वो सारा चार्ज क्या होगा, अर्थ में आ जाएगा। और अर्थ अपने आप में क्या है, एक हैवी नेगेटिव पोटेंशियल है। इस वजह से ये सारा कुछ कैसे यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई एक पानी का टंकी हम लिए हुए हैं और इस पानी की टंकी में हम ऊपर से पानी डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इस टंकी पे यहाँ पे हम लीकेज कर रहे हैं। यानी कहीं पर एक ऐसा लीकेज है जिससे ये पानी आ तो रहा है लेकिन ये पानी सारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो क्या ये टंकी फुल फिल होगी या इस टंकी पे हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं? तो नहीं हो सकता। यानी इसका ये मतलब है कि इस स्फेरिकल के अलावे कुछ ऐसी मैनेजमेंट करनी होगी ताकि जो भी हम चार्ज दें वो इसकी सरफेस पर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग इसी स्फेरिकल के बाहर एक और स्फेरिकल प्लॉट करते हैं और इस स्फेरिकल को हम लोग देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। यानी बैटरी का दो टर्मिनल प्लस और माइनस को अगर हम प्लस को इससे इंटरनल जिसका रेडियस ए है और बाहर वाला जिसका रेडियस अगर हम मान लेते हैं बी है, तो इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो इस सरफेस पे इनर साइड में, अब इनर साइड क्यों होगा इस स्फेरिकल का? क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव अट्रैक्ट होने की वजह से इस पर क्या हो जाएगी कि नेगेटिव की संख्या यहाँ पे आएगी। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल हम बैटरी से कनेक्ट या ऑसिलेटर से कनेक्ट करके दे रहे हैं तो इसके बाहर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसी नेगेटिव चार्ज को जब हम अर्थेट कर देंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो और अधिक बढ़ जाएगा। इसके बीच की पोटेंशियल का जो मान है वो ज़्यादा चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी इसको चार्ज को स्टोर करके रखने का। लेकिन इस स्फेरिकल के कैपेसिटेंस को निकालना इतना सहज भी नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको ये समझना होगा कि ये जो दोनों स्फेरिकल के बीच में गैप है इसके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग को ये पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल को रिलेट करके हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को C इक्वल टू क्यू बाई भी ये पता है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। E इक्वल टू हम लोग को पता है माइनस डी वी बाई डी आर। अगर वो दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में का डिस्टेंस आर हो तो हम ये कह सकते हैं। यानी ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करता है। तो हमको ये निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पोटेंशियल के पास पहुंचेंगे, फिर पोटेंशियल से हम लोग कैपेसिटेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम यह ऐसा करते हैं कि इस दोनों गैप के बीच में कोई पॉइंट M ले लेते हैं। ठीक है, जो सेंटर मान लो O है और इसकी बीच की जो दूरी है वो R है। एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये रफ पेज पे हम लोग फिलहाल समझ रहे हैं, हम इसके बाद इसमें ही नोट्स इस पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो रफ को ही अच्छे से समझना, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी बातें हम डायरेक्ट निकल जाएंगे बोलकर कि हम ये सारा कुछ रफ में समझा चुके हैं। तो यहाँ बारीकी से समझोगे तो ये पॉइंट जो हम M लिए हुए हैं, इस पॉइंट चार्ज का एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको गॉसियन सरफेस अनिवार्य है, जो गॉस थ्योरम में पढ़े हुए थे। तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंडिंग एक हम स्फेरिकल प्लॉट एरिया प्लॉट करते हैं, जिसको हम S बोल रहे हैं।
ठीक है। तो स्मॉल एरिया क्या हो जाएगी, ds हो जाएगी जब हम बात करेंगे इस पे, जब न्यूमेरिकल्स इसको हल करेंगे। आओ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को ये पता है कि गॉस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है कि आप जो यहाँ पर दो स्फेरिकल लिए हुए हैं, इसी स्फेरिकल के बीच में जो एरिया है, जो जगह है, इसमें या तो एयर है या ये वेकम्प है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो मीडियम है वो वेकम्प मीडियम मान के चलते हैं, तो जिसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का डिफिनेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। मान लो कि छोटे से एरिया का हम फ्लक्स पे बात करते हैं, इतना छोटा सा एरिया हम लिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, इनटू ds। अगर ds ये स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ई ds हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ई ds के साथ हमको ये कॉस थीटा होगी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हमारा कॉस होता है और वेक्टर वाला होता है साइन थीटा। एक बात और गौर करना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा। दैट्स वाई यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितनी पुट होगी, हमारा 0 डिग्री। ठीक है, जब हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तब डी फाई हमारे पास बन जाएगा क्या, ई ds। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्लीट पूरे सिस्टम पे बात करेंगे कि पूरे इस जितनी भी गैपिंग है उस पर फ्लक्स कितना बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इंट्रीगेट करना पड़ेगा। और इंट्रीगेशन के बाद हमारे पास जो फ्लक्स का जो मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा ई इंटू एस। अब ये एस क्या है, एस है एरिया ऑफ द स्फेरिकल, एरिया ऑफ द स्फेरिकल 4πr², क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस जो है हम लोग r लिए हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के सारे जितने भी गोल स्फेरिकल बनेगी उसकी सबकी रेडियस r होगी, तो इसलिए हमारे पास फाई इक्वल टू ये मान निकला। फाई का मान यहाँ भी निकला हुआ है, फाई का मान ये भी निकला हुआ है। तो अगर हम इस दोनों को रिलेट करेंगे तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला प्रोसेस पूरा होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोसेस पूरा हुआ है। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r, इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो एक दूसरे से कैसे रिलेट है, तो रिलेट करता है dv या dv इक्वल टू e इंटू डी आर। नेगेटिव साइन के साथ, फिलहाल हम नेगेटिव साइन नहीं यानी हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, इसलिए dv इक्वल टू ई डी आर होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल निकला, लेकिन हम पूरे सिस्टम पे बात करेंगे तो ये हम इसको इंट्रीगेट करेंगे। इस इंट्रीगेशन के लिए लिमिट क्या होगी, तो लिमिट देखो यहाँ से इसकी जो लिमिट स्टार्ट होगी, क्योंकि हम इसी एरिया पे बात कर रहे हैं इसलिए इसकी मिनिमम पॉइंट ए बनेगी और इसी का ये मैक्सिमम पॉइंट हमारा बी बनेगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसके लिए हम लोग बी और इसके लिए ए पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लिमिट बन रहा है वो ए टू बी बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे मान को पुट करें तो हमको पता चलेगा, तो देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पुट किए हुए हैं। उसका dv का मान हम लोग यहाँ इंटीग्रेट किए हुए हैं। लिमिट हमारा a से लेकर b तक होगा। अब आओ, हम ये सारा कुछ रफ में हो रहा है इसलिए फेयर कॉपी पे जब नोट्स बनाएंगे तो दोबारा हम फिर से वहाँ समझा देंगे तुम लोगों को। तो e इंटू डी आर, ई का मान हम लोग को पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² और डी आर, ये हमारा वेरिएबल है, यही हमारा चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो टोटल पोटेंशियल जो हमारा होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट निकल गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन ही रखते हैं फिलहाल, ये 1/r² है तो टू द पावर -2, लिमिट a से लेकर हमारा b हो गया, ये dr हमारा है। ठीक है, देखोगे यहाँ पे Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ द x टू द पावर n, तो हम लोग को ये पता है x टू द पावर n + 1/n+1, और लिमिट हो गया हमारा a से लेकर b तक, यानी हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल निकल गया वो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, r टू द पावर -1/-1 और a और b हो गई। ठीक है, ये -1 को अगर हम बाहर ले आते हैं तो -Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा लिमिट पुट करो a 1/b -1/a, इस रूप में हमारा चेंज हुआ। ठीक है, अब हम इस चीज़ को चेंज करके यहाँ पर ये लिमिट पुट कर लेते हैं। तो लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो डायरेक्ट देखो 4 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस को भी अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये जब अंदर लेके जाएंगे तो 1/a -1/b ये चेंज होगा। ठीक है, और ये हमारा Q/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ निकल गया, और हमारे पास जो एलसीएम होगा ए बी, तो यहाँ b - a निकल गया। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, C = Q/V। ठीक, तो C = हम लोग के पास अभी मान है, Q का मान हम लोग पुट, यहाँ पे V का जो मान पुट करते हैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो b - a
बाय ए इंटू बी। ये कैंसिल आउट होने के बाद कुल मिला के अगर हम तुमको कहें तो किसी भी स्फेरिकल का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4πε0 ए बी बाय बी माइनस ए। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। ये हमारा रफ पेज पे कंक्लूज़न निकल गया कि कैसे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स फॉर्म में लाकर इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस चीज़ के नोट्स पे। चलो देखोगे सभी बच्चे, ठीक है, यहाँ नोट्स हमारा बना हुआ है पहले से, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। फिर वही एक ओ सेंटर का एक स्फेरिकल है, ठीक है, जिसकी रेडियस ए है, और उसके बाहर में एक नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग स्फेरिकल बनाए जिसकी रेडियस बी है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट एम ले रहे हैं जिसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा एक पॉइंट के लिए। ऐसे ही सभी पॉइंट्स के लिए लेने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और जिसकी जो लिमिट बनेगी, जब पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा लिमिट के लिए पोटेंशियल जो बनेगा वो ए से लेकर बी तक बनेगा। चलो आओ देखते हैं क्या लिखे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू स्फेरिकल सेल ए एंड बी। ये छोटा वाला ए है और ये बड़ा वाला जो स्फेरिकल है वो बी है। लेट ए स्मॉल ए एंड बी बी देयर रिस्पेक्टिव रेडियाई, यानी ये इस दोनों का त्रिज्या है। ठीक है, ये प्लुरल फॉर्म है, दैट्स वाई ये रेडियाई लिखा हुआ है। द आउटर स्फेरिकल सेल बी इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ। ये आउटर जो है हमारा बी अर्थ से कनेक्टेड है, क्योंकि है ये रफ में हम लोग समझ चुके हैं, इज़ कनेक्टेड टू अर्थ। When charge q is given to inner spherical cell A, it induced charge negative on the inner surface of the cell B and plus q on the outer surface। ठीक है, देखो यहाँ जब हम इस A के आउटर सरफेस पर हम प्लस चार्ज जब देते हैं तो B के इनर सरफेस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी। ये सारी बात हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, देखो अब let us find the potential difference B between the two spherical cell according to the Gauss theorem, phi equal to q by epsilon नॉट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी नो। ये रफ पेज पे हम लोग क्लियर किए हुए हैं। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस प्लॉट किए हैं उसकी जगह पर फ्लक्स क्या होगी, तो फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सरफेस एरिया का गॉसियन सरफेस क्या होगा, 4πr²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, ये इक्वेशन में 1 में ये फाई का मान है और यहाँ भी ये हमारा फाई का मान है, और इसके लिए q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो हमारे पास ये मान और ये दोनों मान क्या हो गया, इक्वल हो गया, ई इंटू 4πr² इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो 4π एप्सिलॉन नॉट इसके नीचे आ गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है वो देखोगे, ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाई r² निकल गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन द टू स्फेरिकल सेल ए एंड बी कैन बी फाइंड दैट। जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, यानी पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पोटेंशियल से हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे जो C इक्वल टू क्यू बाई भी के फॉर्म में आके हमारा फार्मूला पुट होगा। ठीक है, पोटेंशियल हमारे A से B तक इसकी लिमिट हो गई और E इंटू डी आर हो गया। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि V इक्वल टू माइनस डी भी E इंटू भी इक्वल टू ई बाई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर नेगेटिव के साइन के साथ। ठीक है, नेगेटिव ये डायरेक्शन को प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल का डायरेक्शन बताता है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिए, दैट्स वाई हमको ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ए से बी लिमिट हो गया, ई का मान हम जो पुट किए हुए हैं यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाई r² निकाल के रखे हुए हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग ये मान पुट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है जो हम लोगों के लिए यहाँ बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया a और b बच गया। 1/r² को हम r⁻⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। ये x⁻, ये वाला सभी बच्चों को पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल टू x⁻n + 1/n+1। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं सभी को। तो n+1 यानी हमारे पास -2 + 1 तो -1, और नीचे भी -2 + 1, दैट्स वाई यहाँ -1 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इसकी लिमिट हो गई b से a तक। अब आओ हमारे पास जो मान है v इक्वल टू 1/, तो हम यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो मान बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस भी हम इसके साथ लिए हुए हैं, -1/b + 1/a, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हमारा कुछ इसको ऐसे समझो, v इक्वल टू q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस जब हमारा बाहर था तो ये 1/b - 1/a था। ठीक है, जब हम माइनस ले अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये मान बन गया। चलो देखोगे उसके बाद। ठीक, यहाँ पे अब हम लोग मान को पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो मान निकल के आ रहा है
ये हमारा भी का मान निकल गया, ये पूरा क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया। तो जब पोटेंशियल निकल गया तो कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है। देयरफॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय सी इक्वल टू क्यू बाई वी। वी नो अबाउट द कैपेसिटेंस, ये सारा बेसिक चीज़ हो चुका है। सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई भी का मान हम पुट करते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाई ए बी। ठीक है, ये बी क्यू क्यू कटने के बाद हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फाइनल जो मान बच रहा है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, यही हमारा कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कैपेसिटर्स का जो जितना कैपेसिटेंस होना चाहिए, यानी जिसकी कितनी क्षमता होगी, वो डिपेंड करेगा दो स्फेरिकल के रेडियस के मल्टीप्लिकेशन पे, और वो जितना करीब हो, मतलब जो हम डिफरेंस जो डिस्टेंस था, जो रेडियस का जो मान है उस दोनों में जितना ज़्यादा कम अगर हो तो वो हमारा कैपेसिटेंस का मान उतना अधिक बताएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक्स हो गई, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम लोग इसी पे बात करेंगे, और आगे चल कर हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, जो ये अंतिम होगा टाइप ऑफ द कैपेसिटर्स में। ठीक है, शुरुआत में ही हम लोग बात कर चुके थे टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें 3 पढ़े थे, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में सिलेंड्रिकल पर बात करेंगे। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे नोट्स बना लोगे, तब हम लोग यहाँ से आगे जो चलेंगे तो हमारा हेल्प होगा।